चलिए भाई, तो लास्ट टाइम बात कर रहे थे, लास्ट टाइम, चलिए यहां से देखिए अब। तो अभी अभी ये आपका जो बुक के अंदर से हम टॉपिक कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, 24 क्वेश्चन चल रहा है भाई, 24 क्वेश्चन, ठीक है, 24 क्वेश्चन चल रहा है। ये पेज नंबर 4 है बुक के अंदर। सो अगर स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट्स, यू वांट टू क्रैक द एग्जाम, go through this syllabus, go through this syllabus, right? Then after go through this, hold this PSPCL book with you, अपने साथ एक बुक रखिए, ठीक है, राइट? और इस बुक के हम क्वेश्चन कर रहे हैं, आ जाइए। तो अभी ये क्वेश्चन PSPCL में आया था भाई लास्ट टाइम, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, resistance, inductance, capacitance are connected in series. What is the value of R, XL minus XL and XC? ये वैल्यूज हैं 20, 30 एंड 10 ओम रेस्पेक्टिवली। द नेट रिएक्टेंस विल बी, स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, जे एक्सएल माइनस एक्सी है, हमसे रिएक्टेंस पूछा है। क्या पूछा है? रिएक्टेंस। तो यहाँ पर 30 माइनस 10 कहो या 10 माइनस 30, मैग्नीट्यूड में ये वैल्यू 20 रहने वाली है, तो आंसर होगा ए। रिएक्टेंस होती है इंडक्टिव रिएक्टेंस या फिर कैपेसिटिव रिएक्टेंस। आई होप ये चीज आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट करिए, टू रेजिस्टर हैविंग 40 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। स्टूडेंट यहां तक पर गलत है। जैसे ही दो रेजिस्टेंस 40 ओम के सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ऐसे करके आप इसको 40 और 40, हाँ जी, सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होते हैं? ऐड होते हैं, यस और नो? तो आप इसका आंसर 80 ओम कराएंगे, बिल्कुल गलत है ये आंसर। एक्चुअल में ये सर्किट कैसा है? ए वायर ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन शंट कॉम्बिनेशन, द अफेक्टिव रेजिस्टेंस विल बी। क्या होगा अफेक्टिव रेजिस्टेंस इस केस में? डियर स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए मेरी बात, ये कुछ ऐसा सर्किट है, टू रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम एंड 40 ओम, इनके अक्रॉस क्या किया है, मैं थोड़ा यहां बता देता हूं। ये 40 ओम, ये 40 ओम के दो रेजिस्टेंस है, इनके अक्रॉस शंट ब्रांच में एक नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, मतलब एक वायर जिसका रेजिस्टेंस 0 है, वो लगाया गया। अब इस सर्किट में ए से लेके बी तक का रेजिस्टेंस पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है? रेजिस्टेंस। स्टूडेंट याद रखना, अगर किसी रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई ब्रांच रेजिस्टेंस 0 हो, शॉर्ट सर्किट बोलते हैं इसको। मतलब करंट ऐसा होगा, करंट शॉर्ट सर्किट पाथ से फ्लो कर जाएगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ऐसे फ्लो कर जाएगा। इन रेजिस्टेंस के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होगा। नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होगी डियर स्टूडेंट, इट इज 0 ओम, इट इज 0, राइट? इसको बोलते हैं करंट ऑलवेज चूज, नोट बनाइए, नोट, करंट ऑलवेज चूज द शॉर्टेस्ट रेजिस्टेंस पाथ, करंट ऑलवेज चूज द शॉर्टेस्ट रेजिस्टेंस पाथ। तो शॉर्टेस्ट रेजिस्टेंस पाथ के रेजिस्टेंस को फॉलो करेगा, तो आंसर कितना होगा? 0 ओम। यस और नो? चलिए, वन, जस्ट वेट, हाँ जी, 1 हेनरी प्योर इंडक्टर कैरिंग ए करंट ऑफ 3 एम्पियर विल स्टोर इन एनर्जी ऑफ। डियर स्टूडेंट, अगर मैं यहां पर इंडक्टर की एनर्जी स्टोर की बात करूं, एनर्जी स्टोरिंग की बात करूं, ये आप जानते ही होंगे, इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 Li², राइट? और जो सोल्व करके आएगा वो हल जूल आएगा, तो 1/2 L क्या है? L 1 हेनरी है। I कितना है? करंट फ्लोइंग इन द इंडक्टर, और यहां से इसको I मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट होगा,
और उसको जब आप फॉर्मूले में पुट करेंगे यू विल गेट 4.5 जूल। पर मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, ये ऑप्शन जाउल मतलब स्टोर एनर्जी, जाउल मतलब स्टोर एनर्जी, यहां पर ये वॉट दे रखा है, ये वॉट दे रखा है, इसका भी कुछ रीजन हो सकता है। यहां पर एक ऑप्शन में 0 वॉट भी होता या 0 जाउल भी होता, ऐसे कुछ समझिए, वॉट छोड़िए, 0 जाउल। देखिए 0 जाउल का तो मतलब यह है कि इंडक्टर ने कोई एनर्जी स्टोर नहीं की। ये तो बात पूरी तरह से गलत है कि इंडक्टर कोई एनर्जी स्टोर नहीं करता। इंडक्टर ऑलवेज स्टोर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एनर्जी। इंडक्टर ऑलवेज स्टोर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एनर्जी। आर यू फॉलोइंग मी? स्टूडेंट, इंडक्टर अगर प्योर है तो उसके अंदर जो एनर्जी का कंजम्पशन होगा वो 0 होगा, क्योंकि इंडक्टर कभी भी एनर्जी को डिसिपेट नहीं करता अगर वो प्योर है। तो इसका आंसर 0 भी हो सकता था अगर स्टोर की जगह वर्ड आता कंजम्पशन। क्या लिखा था? इंडक्टर ऑलवेज, इंडक्टर कैपेसिटर इन आइडियल फॉर्म ऑलवेज स्टोर द एनर्जी, इंडक्टर ऑलवेज स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड and capacitor always stores the energy in the form of electric field of energy। ये दोनों पॉइंट नोट कर लीजिए, राइट। कम इन कमिंग एग्जाम्स आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी, राइट। इस तरह की कॉन्सेप्ट और या जो नोट मैं लिखवा रहा हूँ ये बहुत काम आपको आने वाले, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा था इस बुक के अंदर, इस बुक की स्पेशलिटी यही है, इस बुक के अंदर प्रीवियस ईयर है आपके, इस बुक के अंदर क्या है, इस बुक के अंदर आपके क्या है, प्रीवियस ईयर है, राइट। इस बुक के अंदर प्रीवियस ईयर है और उन प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके उसके ऊपर मॉक टेस्ट क्वेश्चन बनाए गए हैं, ये दिखाऊंगा मैं आपको सीरीज में, राइट। चलिए, an ideal voltage source, student, an ideal voltage source has terminal voltage proportional to the load। पढ़ लीजिए पहले, टर्मिनल वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू द लोड, ओपन सर्किट वोल्टेज, वोल्टेज फुल लोड, zero internal resistance, terminal voltage in proportional to the current। Student, listen carefully, listen carefully। if the question is, अगर क्वेश्चन ये आया एन आइडियल वोल्टेज सोर्स, एन आइडियल वोल्टेज सोर्स, राइट, अगर क्वेश्चन आया आइडियल वोल्टेज सोर्स का तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस याद रखना, आंसर लिखना है 0। क्या लिखना है? 0। और अगर ये रिक्वायरमेंट होती है आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? 0। अगर यहां आइडियल वोल्टेज सोर्स की जगह करंट सोर्स होता, वोल्टेज की जगह क्या लिखा होता डियर स्टूडेंट्स? करंट लिखा होता, उस सिचुएशन में आप इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखते, आर इंटरनल की वैल्यू लिखते इनफाइनाइट। ये दो बातें नोट करनी है, बनाइए नोट। नोट नंबर 1, आर इंटरनल इज 0 फॉर वोल्टेज सोर्स। नोट नंबर 2, आर इंटरनल, इंटरनल रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट फॉर ए करंट सोर्स। अगर वोल्टेज की जगह क्या आता? करंट सोर्स। आर यू फॉलोइंग मी? समझ में आ रहा है? चलिए, अगर स्टूडेंट्स आइडियल की जगह प्रैक्टिकल आ जाता, क्या आ जाता? प्रैक्टिकल, मतलब ऐसा था कि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, तो 0 तो नहीं लिखना, 0 की जगह नोट बनाइए, अगर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होता तो लिखते एज मिनिमम एज पॉसिबल, लिखिए एज मिनिमम एज पॉसिबल। और अगर प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल करंट सोर्स होता, क्या होता? करंट सोर्स, तो हम इसके आसपास की वैल्यू लिखेंगे एज हाई एज पॉसिबल। नोट नंबर 4, एज हाई एज पॉसिबल। आर यू फॉलोइंग मी? आर यू फॉलोइंग मी स्टूडेंट्स? एक एक चीज कराऊंगा भाई, एक एक चीज कराऊंगा, कहा ना, आप बस बैठे रहिए, करिए एक एक क्वेश्चन। फंडामेंटल, ये 3 या 4 क्वेश्चन पेपर करने पर आपको बहुत अच्छा मतलब प्रैक्टिस हो जाएगी, राइट, इलेक्ट्रिकल सर्किट के क्वेश्चन सॉल्व करने की, राइट। और मैं आपको बता दूं, जब आप ये सारे ही क्वेश्चन कर लेंगे तो अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आपको मिलने वाला है। चलिए, फाइंड द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव फॉर्म। 130 दिस वैल्यू, राइट स्टूडेंट। तो मैं इसको एक बार ना अलग से नोट डाउन कर लेता हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा कमेंट में बताएं थोड़ा सा ना। अब तो मैंने कई चीज ये क्वेश्चन करा भी दिया शायद। साइन, ट्राई करेंगे भाई सब, ठीक है। साइन 6280, राइट, और टी +30, ठीक है,
राइट स्टूडेंट, तो दिक्कत तो नहीं। चलिए देखो स्टूडेंट्स, ये तो है इसकी पीक वैल्यू Vm। यहां आप Vm बताइए और कमेंट में बताना मुझे इसकी Vm वैल्यू कितनी होगी, इसकी Vrms वैल्यू कितनी होगी, राइट। यहाँ ओमेगा कितना होगा, यहाँ पर F कितना होगा, यहाँ पर होम फैक्टर क्या होगा, ठीक है जी। यहाँ पर क्रेस्ट फैक्टर क्या होगा। चलिए 5 निकाल लेते हैं पहले। एक्चुअल में क्वेश्चन में पूछा हुआ है क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछी हुई है। तो स्टूडेंट यहाँ पर, अरे नहीं एंगुलर नहीं पूछी यार, हर्ट्ज पूछा हुआ है। क्या पूछा है, हर्ट्ज। हर्ट्ज पूछा है ना, तो हम एफ निकाल लेंगे। लेकिन एफ तक जाने का जो रास्ता है, जो वे है, वो ओमेगा के थ्रू ही जाएगा। इसको कंपेयर कर लीजिए, ये आपकी पीक वैल्यू होगी, साइन का साइन हो गया, यहां लिख दीजिए ओमेगा टी प्लस सम एंगल थीटा। टी का जो कोफिशिएंट है वो ओमेगा है, तो मतलब ओमेगा की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स हो गई 6280। कितनी वैल्यू होगी ओमेगा की, 6280। आर यू फॉलोइंग मी। ओमेगा की वैल्यू होगी डियर स्टूडेंट्स 6280, ठीक है। आप मुझे बताइए ओमेगा किसके बराबर होता है, 2 पाई बाई टी, यस और नो। और टी को आप लिख सकते हो 1 इंटू एफ, मतलब टी को 1 बाई टी को एफ भी लिख सकते हो ना। तो ओमेगा आपका 6280, 2 इंटू पाई कितना होता है 3.14 इंटू एफ। ये वैल्यू उठा के यहाँ ले आइए, यहाँ से हटा दीजिए, 2 इंटू 3.14 अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख रहा हूँ। तो स्टूडेंट इसको सोल्व करेंगे ना, ये भी आपकी नीचे जो वैल्यू बनने वाली है, ये जो वैल्यू बनने वाली है ये भी 6.28 बन जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगी इससे। और यहाँ से एफ का आंसर जो आएगा कितना आएगा भाई, 6.28 है ना, एक जीरो कट जाएगी, 1000 आएगा क्या। एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड, 6280 6280 6.28, तो पॉइंट को अगर मैं हटाता हूँ तो जीरो ऊपर चला जाएगा, ये कट जाएगा 10, हाँ ठीक है 1000 आ रहा है भाई। कितना आ रहा है, 1000 क्या, 1000 क्या डियर स्टूडेंट्स, हर्ट्ज साइकिल पर सेकेंड। समझ में आया। देखिए करना क्या है इस क्वेश्चन में, देखिए करना क्या है इस क्वेश्चन में, मैं फिर बोल रहा हूं, जब जब ये क्वेश्चन मान के चलिए इस एग्जाम ने, जो आपका आने वाला एग्जाम है, इस एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड जरूर कुछ पूछा जाएगा। क्या चीजें वो पूछी जाएंगी, सुनिए ध्यान से, मैं फिर बोल रहा हूं। हो सकता है इस क्वेश्चन में आपसे पीक वैल्यू पूछे, हो सकता है इस क्वेश्चन में आपको आरएमएस वैल्यू पूछे, हो सकता है इसमें ओमेगा पूछे, हो सकता है इसमें एफ पूछे, या फिर फॉर्म फैक्टर पूछे। एक एक करके सारी चीजें सिखाऊंगा। पर पहले मुझे ये बताइए, क्या आपको ये पता है जो टी का कोफिशिएंट होता है ये ओमेगा होता है। तो बस ओमेगा, अगर टी का कोफिशिएंट ओमेगा है तो इसको आप 2 ओमेगा होता है 2 पाई एफ, तो इस वैल्यू को 2 पाई एफ के इक्वल रख दीजिए, इस वैल्यू को 2 पाई एफ के इक्वल रख दीजिए। और जब एफ के लिए सोल्व करने आप जाएंगे तो यू विल गेट 1000 हर्ट्ज। एफ के लिए सोल्व करने जाएंगे यू विल गेट 1000 हर्ट्ज। अगर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में भी दिक्कत आ रही है ना तो पूछ लिया करो, राइट। तो ये इसका आंसर आएगा 1000 हर्ट्ज, ठीक है स्टूडेंट। वो कहते हैं ना कि अगर क्वेश्चन करने, जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, जो भी आप तैयार प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप क्वेश्चन करने के बाद उनका सारे सॉल्यूशन कर लो, या फिर सॉल्यूशन कर लो, नई बात बनेगी। सॉल्यूशन करने से ज्यादा क्वेश्चन करने समझने जरूरी है, ये क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। इसलिए हर सवाल का जवाब जानना जरूरी नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए ये क्वेश्चन बन कैसे रहा है। एक क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी पॉसिबिलिटी होती है पूछे जाने की, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, 29 नंबर। देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक वोल्टेज का वेव फॉर्म दे रखा है, एक करंट का वेव फॉर्म दे रखा है। डियर स्टूडेंट, मैं आपको अभी भी बोल रहा हूं, मैं आपको प्रूव कर दूंगा ये आने वाले टाइम में कि अब जब एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आएगा, हो सकता है ये क्वेश्चन सर्किट थ्योरी में से हो सकता है ये सेम क्वेश्चन आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में से हो। इसी तरह का क्वेश्चन उसमें क्या पूछा जाएगा मैं आपको बताऊंगा। हो सकता है इसी क्वेश्चन में आपको मेजरमेंट्स में से कुछ पूछ लिया जाए, राइट। पीएमएस इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग क्या होगी, राइट, एसी मीटर की रीडिंग क्या होगी, ऐसा कुछ पूछ लिया जाए, क्योंकि वोल्टेज और करंट की रीडिंग आपको दे रखी है। पर यहां पर तो हमें फेज डिफरेंस पूछा हुआ है वोल्टेज और करंट का। क्या पूछा हुआ है, फेज डिफरेंस ऑफ वोल्टेज एंड करंट। बहुत सारे इसके तरीके होते हैं फेज डिफरेंस निकालने के। और मैं आपको बता दूं,
अगर आपके पास किसी भी तरीके से वोल्टेज और करंट का फेज डिफरेंस आ गया, तो फेज डिफरेंस आते ही आप क्या बताने लायक हो जाते हो, उस सर्किट का पावर फैक्टर। क्योंकि जो पावर फैक्टर होता है, नोट बनाइए, पावर फैक्टर इज नथिंग बट कोसाइन ऑफ द एंगल, कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। पावर फैक्टर इज नथिंग बट कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। एक बार पेपर में क्वेश्चन आया, देखो ये होती है बात कि जब आप कोई क्वेश्चन पेपर देते हो ना, मतलब आपको एक्सपीरियंस रहता है। तो मेरे साथ क्या हुआ, मैंने देखा कि भाई पावर फैक्टर पूछा हुआ था। क्या पूछा था? बहुत टाइम पहले की बात है, जब मैं पेपर कोई दे रहा था, उसमें कोई आपका कंपटीशन एग्जाम का पेपर था। तो मैंने भी इस तरह की केयरलेसनेस की है। तो पूछा था कि पावर फैक्टर क्या है, मुझे पता था पावर फैक्टर क्या होता है। तो मैंने इमीडिएटली फाई को ही क्या कर दिया, टिक कर दिया कि फाई पावर फैक्टर होता है। नहीं, तो बाद में समझ आया कि आपको केयरफुल रहने की जरूरत होती है। केयरफुल रहने की जरूरत होती है किस चीज को लेकर, कि जब आप आंसर कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप बताना क्या जा रहे हैं। जो आप बता रहे हैं वो होगा तो ठीक, लेकिन वहां पर ठीक नहीं होगा। स्टेटमेंट में पूछा है पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर इज नॉट फाइव, ये गलत बात है। पावर फैक्टर होता है, इट इज द कोसाइन ऑफ फाइव। क्या होता है? कोसाइन ऑफ फाइव, कोसाइन ऑफ फाइव। सिली मिस्टेक्स होती हैं कई बार एग्जाम में जब हम जाते हैं। कोसाइन ऑफ फाइव बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट इज कॉल्ड पावर फैक्टर। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता था, इसका पावर फैक्टर क्या होगा, राइट। तो ऐसी सी बहुत सारी चीजें हम यहाँ से निकालेंगे। तो इसके कई ट्रिक है, एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, बहुत बढ़िया ट्रिक आपको बताने वाला हूँ, राइट। बहुत बढ़िया ट्रिक बताने वाला हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस भी कर लेते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए स्टूडेंट्स, आप ये मत सोचना कि मैं एक क्वेश्चन पे टाइम लगा रहा हूँ। देखिए मैं इस क्वेश्चन पे टाइम इसलिए लगाता हूँ कि अगर वो क्वेश्चन आपने कर लिया ना, वो क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो उससे रिलेटेड कई क्वेश्चन आप कर सकते हो, इसलिए टाइम लगा रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं कि बस ABCD बताया आंसर इसका ये है, इसका ये है, कोई हम शताब्दी एक्सप्रेस नहीं चलाने, ठीक है। जितना करना है बढ़िया करना है, एक्यूरेसी ज्यादा होनी चाहिए, राइट। तो समझिए, तो तरीका लिखिए। अगर वोल्टेज लिख रहे हो तो ये वोल्टेज की वैल्यू 20 लिख लो यहाँ पे, और उसका यहाँ पर ये 30 प्लस के साथ 30 है ना, तो यहाँ पर +30 लिख लो। ये वोल्टेज का वेव फॉर्म हो गया। करंट का भी सेम ऐसे लिखिए, 10 विद एंगल, हाँ यहाँ पे साइन कर है प्लस का, तो +60। अभी मैं क्या दूंगा आपको, क्वेश्चन भी दूंगा, ठीक है। अब क्या करना, एक लाइन लगा लेना ऐसे, और एक लाइन ऐसे लगा लेना। एंटी क्लॉकवाइज एंगल हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये 0 डिग्री रेफरेंस लाइन होती है। तो आपको पहले वोल्टेज बनानी है +30 पे। तो जब आप ऐसे मूव करेंगे तो +30 कहीं यहाँ आएगी, इस लाइन पे कहीं 30 आ जाएगा, इसकी वैल्यू आई वोल्टेज की। अब करंट, करंट थोड़ा इससे और आगे जाएगा, तो यहाँ पर कहीं 60 आएगा, ये करंट की वैल्यू है। हमें क्या बताना है, V और I के बीच का डिफरेंस बताना है। यहाँ ये वोल्टेज का है और ये करंट का। वोल्टेज कितने पे है, कितने डिग्री पे? 30 डिग्री पे, समझ रहे हो मेरी बात। और करंट कितने पे है भाई? 60 पे। कितने पे? 60 पे। तो अगर टोटल में से आपने ये एंगल निकाल दिया, टोटल में से ये एंगल निकाल दिया, तो आपको V और I का डिफरेंस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये सिंपल समझिए, इन दोनों का डिफरेंस, I और V का डिफरेंस कितना है? ये 30 डिग्री की लाइन है, और ये कितनी लाइन है? 60 डिग्री की लाइन है। मैं मिटा रहा हूं यार, ज्यादा हो गया यहाँ पे। अब आपको दिख नहीं रहा कि ये आपकी वोल्टेज की लाइन 30 डिग्री पे, और करंट की लाइन कहाँ है? वोल्टेज की लाइन ना थोड़ा छोटा बना लो, क्योंकि मैग्नीट्यूड जस्ट इससे फर्क पड़ता नहीं वैसे। वोल्टेज का मैग्नीट्यूड सिर्फ वोल्टेज का तो मैग्नीट्यूड ज्यादा है यार, क्या ही ये हो रहा है। देखो मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, इस तरह से चीजें होती हैं। वोल्टेज की है 20 मैग्नीट्यूड, और एंगल है 30। करंट का मैग्नीट्यूड 10 है, लेकिन एंगल है 60। तो अब आपको ये बताना है इन दोनों में डिफरेंस कितना है। कितना डिफरेंस है? ये 30 के 60 की, तो कितने का डिफरेंस आया? 30 डिग्री। कर लिया नोट? चलिए वेरी गुड। पावर फैक्टर बन जाएगा कोसाइन ऑफ 30, ठीक है। कोसाइन ऑफ 30, कई तरीके हैं इसको बनाने के, इस क्वेश्चन को बनाने के कई तरीके हैं, ठीक है। एक तरीका और सिखा देता हूं।
ओमेगा टी प्लस 30, तो ओमेगा टी प्लस 30 को अगर 0 रखोगे तो ये बनेगा ओमेगा टी की वैल्यू आ जाएगी डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर -30। तो जो वोल्टेज का वेव फॉर्म है ना वो -30 से शुरू करो, -30 0 से पहले होगा तो ये कहीं वोल्टेज का वेव फॉर्म है, -30 से शुरू होगा। करंट का वेव फॉर्म ओमेगा टी प्लस 60 है तो यहाँ से ओमेगा टी की वैल्यू आ जाएगी -60। ये वोल्टेज थी, करंट स्टार्ट होगा -60 से। अब ये बताओ ये दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट देखो, 60 और 30 में डिफरेंस कितने का होता है, 30 डिग्री का, तो आंसर कितना आएगा 30 डिग्री। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हो, क्लियर है। चलिए ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस सी, एरिया ऑफ द प्लेट इज डबल। अरे कितनी ही बार ये क्वेश्चन देखा है एग्जाम में यार, याद ही हो गया इसका आंसर मुझे। हाँ जी, पंजाब एग्जाम्स, हरियाणा एग्जाम्स हो या हिमाचल एग्जाम्स हो या एसएससी एग्जाम्स हो, नॉर्थ इंडिया कोई एग्जाम हो, उसमें बहुत बार ये पूछा जाता है। प्रीवियस पेपर में कितनी बार ये क्वेश्चन आया, राइट। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसमें कैपेसिटेंस दी गई है, एरिया ऑफ प्लेट डबल किया गया है, उसके बाद डिस्टेंस चेंज की गई है, हाफ की गई है, कैपेसिटेंस बतानी है सर्किट में कितनी होगी। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को कई बार पढ़ना भाई, तब जाके मजा आएगा पढ़ना। ठीक है, देखो कैपेसिटेंस को लेकर वैसे कई फॉर्मूले हैं हमारे पास, एक तो Q इजिकल टू CV है, इसको तो यहाँ यूज नहीं करना। यहाँ पर एरिया वगैरह की बात की गई है तो कैपेसिटेंस का एक डायमेंशन बेस्ड फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये डायमेंशन बेस्ड फॉर्मूला है कैपेसिटर का। एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसकी परमिटिविटी। परमिटिविटी मतलब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अलाउ करेगा कोई इलेक्ट्रिक मीडियम। तो कैपेसिटेंस के अंदर हम एरिया, ये A फॉर एरिया होता है, D फॉर डिस्टेंस होता है, तो कैपेसिटेंस के अंदर हम ये फॉर्मूला लेके चलते हैं। ठीक है, एरिया कैपेसिटेंस के प्रोपोर्शनल होता है और डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, राइट। तो अब समझिए मेरी बात, ये कह रहा है कि अगर हम कैपेसिटेंस का एरिया डबल कर दें, एरिया कितना कर दें, डबल कर दें, तो कर दो डबल। ये पहला है, ठीक है, फॉर्मूला लिख लो एक बार। सी का एक फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, एक फॉर्मूला ये। उसके बाद नया फॉर्मूला बनेगा सी का, एक C1 लिख लो, C2 लिख लो। एरिया डबल कर दो, डबल करने का मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और डिस्टेंस हाफ कर दो भाई। डिस्टेंस कितनी करनी है, हाफ, लिखा ना आगे, डिस्टेंस कितनी करनी है बिटवीन द प्लेट इज हाफ। डिस्टेंस हाफ करने का मतलब है, एक सेकेंड बच्चों, डिस्टेंस कितनी कर दो, हाफ कर दो। ठीक है, अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये वाला 2, तो 4 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक है, 4A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ठीक है, भाई 4 बन जाएगा ना, ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये जो वैल्यू है ये तो ओल्ड कैपेसिटेंस है C1, C1 इंटू 4 हो जाएगा, मतलब जो नई कैपेसिटेंस बनेगी वो C1 इंटू 4 हो जाएगी, मतलब ओल्ड कैपेसिटेंस 4 गुना बढ़ जाएगी, यही तो कह रहा है। 4C आ जाएगा, अगर पहले C है तो 4C हो जाएगा। इसको कैपेसिटेंस का डायमेंशन फॉर्मूला कहते हैं, नोट करिए, नोट, कैपेसिटेंस का डायमेंशन फॉर्मूला C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। C कैपेसिटेंस हमेशा एरिया ऑफ प्लेट के प्रोपोर्शनल होती है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। क्या है प्लेट, प्लेट के बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, और एरिया ऑफ द प्लेट क्या होता है, A। ये फॉर्मूला डायमेंशन फॉर्मूला कहते हैं इसको कैपेसिटेंस के अंदर। इस पे क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस क्वेश्चन को पूछने के। इस पेपर में ये 2 या 3 साल के प्रीवियस ईयर में डिस्कस कर रहा हूँ सॉल्यूशन के साथ। मैं आपको बता दूं बहुत हद तक चीजें इसी के अकॉर्डिंग आएगी। ठीक है, आई विल प्रूव। ठीक है, आ गया वो फॉर्म फैक्टर जो मैं आज पूछ रहा था। फॉर्म फैक्टर क्या होता है, फॉर्म फैक्टर स्टूडेंट थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी आपको इस बैच में। ठीक है, मतलब बहुत लेट हो गए आप, मतलब अगर बिल्कुल थ्योरी आज से ही पढ़ने शुरू कर रहे हो, लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है, ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि आपको थ्योरी बहुत पहले पढ़ी है और कहीं पता नहीं होता ना कि अब मुझे थ्योरी आती है कहीं आती है, जिन लोगों को बैच में क्वेश्चन समझ में आ रहा है,
कोई दिक्कत नहीं है, कोई देर नहीं हुई है। इट मीन्स उनके बेसिक्स अंडरस्टूड है, उनके क्लियर हो गए होंगे, ठीक है, कभी ना कभी उनको उन्होंने अच्छे से पढ़ा है। जिनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा उनके लिए देर होगी। एक ही चीज समझिए, फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर ऑफ ए साइनसोइडल वेव इज डिफाइंड एज, फॉर्म फैक्टर एसी वेव का जैसे 1.1 होता है, डीसी वेव का फॉर्म फैक्टर 1 होता है, स्क्वायर वेव का फॉर्म फैक्टर 1 होता है। व्हाट इज द फॉर्म फैक्टर, व्हाट इज द फॉर्म फैक्टर, ये एग्जाम ने पूछा है। मेरी बात नोट कर लो, यहां दो चीजें पूछी जाएंगी आपसे, या तो फॉर्म फैक्टर पूछा जाएगा या पूछा जाएगा पीक फैक्टर। डू नॉट कंफ्यूज विद द पावर फैक्टर, पावर फैक्टर नहीं, कुछ पावर फैक्टर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ। फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर, सुन लो मेरी बात, ये नेक्स्ट टाइम पढ़कर आने। एक होता है फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर लिखा है फॉर्म फैक्टर, एक होता है पीक फैक्टर, जिसको क्रेस्ट फैक्टर भी होते हैं, बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, क्रेस्ट फैक्टर। ये क्या होते हैं? फॉर्म फैक्टर मैं आपको बता रहा हूं, पीक फैक्टर आपने कमेंट में लिखना है मुझे कि पीक फैक्टर क्या है, कल की क्लास में लिख लो। देखो भाई, जो मैं आपको काम दे रहा हूं अगर आप उसको कर लोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। टीचर, एक वो टीचर वही होता है जो हर एक बंदा पढ़ा सकता है, सभी पढ़ा रहे हैं, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैं बेस्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। हर हर पर्सन एक सब्जेक्ट का स्टूडेंट बना रहे तो ज़्यादा बेटर है, और मैं भी सब्जेक्ट का स्टूडेंट ही हूँ, ठीक है। लेकिन मैं ये एक बात कहूँगा, टीचर या स्टूडेंट जो भी सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है आपको, वो बेस्ट तभी होगा, आपके लिए बेस्ट वो तभी होगा जब वो आपसे काम करवा पाए। मेरी बात समझ रहे हो? अगर आप खुद से मेरे दिए हुए काम को कर रहे हैं, इट मीन्स आप पढ़ पा रहे हैं मुझसे, कम्युनिकेशन प्रॉपर है। कम्युनिकेशन वन वे कम्युनिकेशन नहीं होता कभी भी पढ़ने में, टू वे कम्युनिकेशन होता है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? अगर अगर मैं भी पढ़ा रहा हूँ और आप जो मैं आपको कमेंट करने के लिए आंसर देता हूँ आप कमेंट कर देते हो उनको, तो परफेक्ट टू वे कम्युनिकेशन है। अदरवाइज कोई फायदा नहीं है पढ़ने का, टाइम खराब कर रहे हो, ठीक है। कम्युनिकेशन बना रहना चाहिए, ठीक है। फॉर्म फैक्टर इज नथिंग बट इज द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू टू इट्स एवरेज वैल्यू। और मैं आपको बता दूं, डीसी वैल्यू के लिए फॉर्म फैक्टर 1 होता है। कितना होता है डीसी के लिए फॉर्म फैक्टर कितना होता है, स्क्वायर वेव के लिए भी फॉर्म फैक्टर कितना होता है, 1 होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नाइक्रोम वायर, फैक्चुअल क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेट कहीं जगह बुक में या नेट के ऊपर 1400 सी दे रखा है, 1318 डिग्री सी दे रखा है, तो ये तो लगा लो भाई, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। इट इज अ फैक्ट प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। हाँ जी। इफ ए सिग्नल हैज द टाइम पीरियड, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ सिग्नल, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल। डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आते जरूर हैं, और ये गलत क्यों होते हैं बच्चों से मैं आपको बताता हूँ। दिक्कत आती है इनको कन्वर्ट करने की, यूनिट को कन्वर्ट करने की। एक बार मुझे जरूर बताएंगे कमेंट करके जब आप वीडियो सुन रहे होंगे कि कितने बच्चों को, ईमानदारी से बताना, यूनिट कन्वर्जन में दिक्कत आती है, यस और नो? यूनिट कन्वर्जन में अगर दिक्कत है तो आप नहीं कर पाओगे क्वेश्चन। मिली को नॉर्मल सेकंड में कन्वर्ट करना, माइक्रो कितना होता है, नैनो कितना होता है, अगर सही नहीं पता ना तो कमेंट में लिख देना, कमेंट में लिख देना, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में ये चीजें भी बता दूं आपको। क्योंकि हर चीज में अगर मैं बताने लग गया ना बच्चों, तो ये वो क्लास नहीं होगी जैसा हमने अज्यूम किया था। हम अज्यूम कर रहे हैं कि बुक के सारे क्वेश्चन कर लेंगे, राइट? मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? क्लियर है मेरी बात? चलिए, अब तो मैं ये मान लेता हूँ कि आपको पता है इसके बारे में। तो टाइम पीरियड दे रखा है 25 मिली सेकेंड, पूछा क्या है, फ्रीक्वेंसी। कई बार क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्लियर नहीं होती तो ऑप्शन जाके चेक कर लिया करो, हर्ट्स लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि लीनियर फ्रीक्वेंसी पूछी हुई है, यही होती है हर्ट्स लीनियर फ्रीक्वेंसी साइकिल पर सेकंड। आर यू फॉलोइंग मी? फॉलोइंग मी? चलिए, अच्छा, तो बस हर्ट्स निकालना है, 25 मिली सेकेंड दे रखे हैं। अब आप मुझे बताइए कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी निकालने जाऊंगा तो 1/t कर दूंगा, तो टी कितना है, 25 मिली सेकेंड। मिली कितना होता है, 10 की पावर -3 होता है, सेकेंड होता है। इसको 10 की पावर -3 को ऊपर शिफ्ट करूँ तो एक 10 की पावर +3 हो गया, +3 कितना होता है, 1000 होता है, और नीचे सेकेंड हो गया, 25 चौक 100 है ना, 25 4 जा 40, तो 40 बचा, ये हर्ट्स है बेटा, 60 हर्ट्स, आंसर इसका 40 हर्ट्स आ रहा है ना। करके देख लो ना, 125 मिली सेकेंड को सॉल्व करो, यू विल गेट, मैं फिर से करता हूं, देखिए भाई, होंगे तो सारे ही क्वेश्चन, ठीक है। टी इक्वल टू दे रखा 25 मिली सेकेंड, हमें क्या पूछा, फ्रीक्वेंसी। हर्ट्स में दे रखे चार ऑप्शन में, क्या दे रखे, हर्ट्स। तो फ्रीक्वेंसी होती है 1/t, टी कितना है, 1/25 मिली सेकेंड। इसको सोल्व करोगे कि नहीं करोगे?
बड़ा सिंपल है, 1/25 मिली कितना होता है 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 को ऊपर शिफ्ट करोगे 10 की पावर +3, सेकंड नीचे रह जाएगा। 10 की पावर +3 का मतलब होता है बच्चों 1000, तो 25 4 और ये 40, तो 40 साइकिल ऊपर सेकंड नीचे, साइकिल पर सेकंड का मतलब ही हर्ट्ज होता है। तो आंसर ये 40 हर्ट्ज। समझ पा रहे हो? एक बार कमेंट में यस लिख दो, यस, तभी मजा आएगा करने में। हाँ जी स्टूडेंट, एक बार देख लो भाई। जल्दी से देखो, कोई दिक्कत हो नहीं, करके देखो इस क्वेश्चन को एक बार। करके देखो एक बार क्वेश्चन। एक 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, एक बार चेक कर लेता हूँ ना, मुझे ऑडियो वीडियो में दिक्कत आ रही है लग रहा है कुछ। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ेंगे। हो गया वहां तक? अब ये बताओ यार 34 का, कैलकुलेट द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द साइनसोइडल वेव इन रेडियन पर सेकंड फॉर ए गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ 100 सेकंड, ऑफ 100 सेकंड। अरे एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है। क्या होगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी? ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ। 2 पाई एफ कितना दे रखा है? 100 दे रखा है, बस हो गया सोल्व। 200 पाई आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है? 200 पाई आ जाएगा आंसर। अब एक क्वेश्चन बताना है आपने, ए प्योर कैपेसिटर हैज बीन कनेक्टेड अक्रॉस अ डीसी सोर्स, स्टेडी स्टेट इट विल बिहेव एज। दो चीजें हैं, अगर यहाँ एक प्योर कैपेसिटर है डीसी सोर्स स्टडी स्टेट सर्किट में, आपके पास एक टॉपिक हुआ करता है ट्रांजिएंट एनालिसिस और स्टडी स्टेट एनालिसिस, ठीक है, उसमें से टॉपिक है ये। प्योर कैपेसिटर जब डीसी सोर्स के क्रॉस लगाया जाता है तो स्टडी स्टेट में ये फुल चार्ज होकर एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। कैसे बिहेव करता है? ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, याद रखें। ओपन फुल चार्ज होकर कैपेसिटर, मतलब एक कैपेसिटर है डीसी सोर्स के साथ लगाया गया, तो यहाँ एक स्विच लगाया, तो जब एक यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है, अगर ये 10 वोल्ट का है, 10 वोल्ट जितना चार्ज हो जाएगा ये फुल, और जब स्विच यहाँ लग जाएगा तो स्टडी स्टेट मतलब बहुत टाइम तक जब आप इसको लगा के रखेंगे तो ये 10 वोल्ट जितना फुली चार्ज हो जाएगा, यहाँ पर भी 10 वोल्ट, यहाँ पर भी 10 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस जब सेम हो जाएगा सर्किट में करंट जीरो, और करंट जीरो को क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? ओपन सर्किट। क्या बोलते हैं? ओपन सर्किट। आई होप चीजें आपको समझ में आ जाए। ये 1 मेगा ओम यार, थ्योरेटिकल क्वेश्चन छोड़ो यार, कर लोगे आप लोग, मुझे पता है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू? देखिए स्टूडेंट, एक मैं आपको बात बता दूं, वी एम साइन ओमेगा टी का कोई एक्सप्रेशन है, तो टी की किसी भी इंस्टेंट पे आप कोई वैल्यू निकालें, क्योंकि तो क्या होता है, साइनोसोडल वेव हो या कोसाइनोसोडल वेव हो, वो टाइम के हर इंटरवल पर अपनी वैल्यू चेंज करता है, यस और नो? हर इंटरवल पे अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है, यस और नो? तो ये कह रहा है ये कोस का वेव है, कोस भी साइन ही होता है बच्चों, कोसाइन बोलते हैं इसको। पाई टी एफ पाई बाई 6 30 डिग्री होता है, टी 1/6। तो जब टी की वैल्यू 1/6 रख दोगे आप, टी की वैल्यू 1/6 रख दोगे, तो आप इसको सॉल्व करोगे, यू विल गेट 1500 वोल्ट इंस्टेंटेनियस वैल्यू। टी की किसी भी वैल्यू पर आपको पेपर में क्वेश्चन निकलवाया जा सकता है, तो ये बात का ध्यान रखना, ठीक है? हाँ जी 40 क्वेश्चन,
लास्ट टाइम करवाया था, आपको बताया था मैंने ये क्वेश्चन, बस ये रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आपको बताया था डेल्टा से स्टार में हम जाते हैं, सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस होते हैं, तो 3 टाइम क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। तो 10.5 का 3 टाइम कितना होता है, 31.5। तो लास्ट क्लास देख लेना बच्चों, उसमें ज़्यादा डिटेल की जरूरत है नहीं, ठीक है। आरएमएस वैल्यू बतानी है, तो ये जो पीक वैल्यू होती है, पीक वैल्यू यहाँ पर पीक वैल्यू होती है, इस पीक वैल्यू को अगर √2 से डिवाइड कर देंगे, याद रखना सिग्नल साइनसोइडल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अगर सिग्नल यहाँ साइन लिखा है, क्या लिखा है, साइन लिखा है, या फिर साइन की जगह कॉस लिखा है, कॉस भी साइन होता है, 30 डिग्री लिखा है, 40 डिग्री लिखा है, कोई भी एंगल लिखा हुआ है, ठीक है, तो हमेशा याद रखना ये जो पीक वैल्यू होती है, क्या होती है, ये जो पीक वैल्यू होती है, इसको बस आपको √2 से डिवाइड करना होता है। अगर √2 से डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा सीधा आरएमएस वैल्यू। ये क्या आ गई, आरएमएस वैल्यू। क्या पूछा हुआ है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। मेरा आपसे क्वेश्चन है, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का प्रिंसिपल क्या है, मतलब किस अफेक्ट पे, कौन सा अफेक्ट जिस पे ये बेस्ड है। दूसरा क्वेश्चन मेरा बच्चों ये आपसे कि एवरेज वैल्यू का प्रिंसिपल क्या है, मतलब इसका अफेक्ट क्या है, आरएमएस वैल्यू का क्या है और एवरेज वैल्यू का क्या है। तो आई होप ये चीजें आप कर लोगे, ठीक है। यहां तक समझ में आया, चीजें क्लियर हुई, बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली, ठीक है, धीरे धीरे रिदम बना रहे हैं। अच्छा मैं एक बार बता दूं आपको, ये जो क्लास आप देख रहे हो इसका शेड्यूल आपको मिल जाएगा, ठीक है, इसका शेड्यूल आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन के अंदर एक नोटिस होता है, क्या होता है, नोटिस। उस नोटिस के अंदर आपको पूरा शेड्यूल मिल जाएगा आपको प्रॉपर, ठीक है, 1-2 दिन के अंदर अंदर कि आने वाली क्लासेस किस किस बेस पे रहने वाली हैं, ठीक है, कौन सी क्लास डिजिटल की होगी, कौन सी मेजरमेंट की होगी, सारा शेड्यूल आपको दिया जाएगा। एप्लीकेशन के अंदर एक नोटिस होता है, ठीक है, जब वहाँ आपको क्लास देखनी होती है वहाँ पर एक नोटिस भी होता है, तो नोटिस के ऊपर सब कुछ शेड्यूल कर दिया जाएगा, राइट। एक रफ तो बना हुआ है, लेकिन उसको 1-2 दिन के अंदर अंदर, मतलब मैं बहुत जल्दी या कल ही कर दूंगा उसको, आपको पूरा शेड्यूल दे दिया जाएगा टिल एग्जाम तक, राइट। हाँ जी। तो स्टूडेंट एक बात बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आई होप स्टूडेंट्स, आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप चीजें अच्छे से समझें, करें, ठीक है। और आज इस लेक्चर में इतना ही, ठीक है। इन बच्चों को कि अगर कोई एक बैच जो चल रहा है, फाउंडेशन वाला बैच अलग से चल रहा है, उनका पीएसपीसीएल से अभी उनको देना भी नहीं है, उनकी तो थ्योरी चल रही है, वो एक अलग बैच, ठीक है। उससे जिन लोगों ने थ्योरी कर ली उनके लिए ये बैच चल रहा है। बच्चे ने पूछा था कि सर थ्योरी भी क्लास चल रही है हमारे लिए, नहीं, जिनका एमसीक्यू बैच है उनके लिए थ्योरी क्लास नहीं, ठीक। थ्योरी उनको पहले करनी चाहिए थी भाई, थ्योरी हम अब यहीं करेंगे क्लियर, ठीक है। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।